नर्मदे यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सिंपल मार्क के एक और प्रश्नोत्तरी वीडियो में। और आज का प्रश्नोत्तरी वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें बता देता हूँ। जैसा कि मैंने एक व्लॉग में बताया था कि अब आगे से कुछ व्लॉग भी आते रहेंगे इस चैनल पर, और जहाँ जहाँ पर मैं क्षेत्रों में तीर्थ यात्रा के लिए जाऊँगा वहाँ के भी आपको दर्शन करवाता रहूँगा। और मगर उसके बाद हुआ यूँ कि वीडियो बना नहीं पाया। उसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ कि अपना जो फ़ोन था सैमसंग का S21 FE, उसमें कुछ दिक्कत आ गई थी। दिक्कत मतलब कि कंपनी फॉल्ट था, तो उसे सर्विस में देना पड़ा। और सर्विस वालों ने कम से कम 25 से 30 दिन की मोहलत मांगी है, मतलब कि वो दीपावली तक आएगा। तो फिर वीडियो बना नहीं पाया। और अभी बीच में दो एक बार आश्रम भी जाकर आया। बहुत से लोगों के अनुरोध था कि आश्रम की वीडियो बनाए, अब बारिश में आश्रम कैसा दिखाई देता है। तो देखिए, बिना मोबाइल के वीडियो नहीं बना पाया। ये अभी जो वीडियो बना रहा हूँ वो मुझे एक दूसरा फ़ोन लेना पड़ा वीवो का, जिसे ये साधारण से मतलब प्रश्नोत्तरी वीडियो बना सकते हैं, मगर इसमें एक वाइड एंगल नहीं आता है और स्टेबलाइजर नहीं आता है, तो व्लॉग नहीं बना पाते हैं। तो दीपावली तक वीडियो मोबाइल अपना आ जाएगा, तो दीपावली के बाद तो आश्रम के वीडियो आते रहेंगे बाद में जहाँ भी जाएंगे। और दूसरा एक बात, बहुत से लोग मेरे पास मोबाइल मोटरसाइकिल से परिक्रमा का रूट मांगते हैं और उसका अनुभव मांगते हैं। तो देखिए, मोटरसाइकिल से मैंने अभी तक परिक्रमा नहीं की है, तो रूट तो कहीं से मेरे अपने दूसरे जो मित्रों ने की है वहाँ से लेकर भी दे सकता हूँ, मगर वो रूट भी बहुत पुराना हो गया है। तकरीबन 4-5 साल पुराना रूट है, और दूसरा मेरा कोई अपना अनुभव नहीं है। तो मैं चाहता था कि इस बार की मोटरसाइकिल से परिक्रमा करूं और दशहरा को उठा और दीपावली तक पूर्ण कर दूं, मगर अभी वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए इंस्ट्रूमेंट भी सही है, कैमरा भी लेना पड़ता है। वो देखिए, अगले साल अगर होगा तो मोटरसाइकिल से परिक्रमा करेंगे या कार से, जिससे भी संभव होगी, तो वो रूट भी सभी के समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, ये कुछ बातें थी। अभी आज के प्रश्नोत्तरी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की प्रश्नोत्तरी वीडियो का सबसे पहला जो प्रश्न है वो श्री राम कुमार जी का है। राम कुमार जी कह रहे हैं कि नर्मदे हर, आपका नर्मदा परिक्रमा का कोई नेक्स्ट प्लान है क्या? देखिए राम कुमार जी, जैसा मैंने बता दिया, अभी तो हम आश्रम पे हमें परिक्रमा वासियों की सेवा करनी, और यही अपनी परिक्रमा समझ लो, यही अपनी साधना समझ लो, यही अपनी सेवा जो पूजा समझ लो। तो जैसे परिक्रमा की शुरुआत हो जाती है। कुछ लोग दशहरा को करते हैं, कुछ लोग दीपावली के बाद एकादशी से शुरू करते हैं, मतलब कभी भी कर सकते हैं। तो निकलना संभव नहीं है परिक्रमा में। ये बहुत से लोगों का प्रश्न ये भी है कि मैं इस बार परिक्रमा पे कब जा रहा हूँ। तो देखिए, अब बार बार परिक्रमा पे जाना संभव नहीं होगा। हाँ, अगले वर्ष कुछ मनसा है कि मोटरसाइकिल या कार से परिक्रमा करने की, तो वो देखेंगे, वो अगले साल की बात है। मगर वर्तमान में अभी परिक्रमा में जाने का कोई प्लान नहीं है। दूसरा प्रश्न है श्री नीरव कुमार सोलंकी जी का। ये कह रहे मांडव कहाँ पर आया? तो देखिए, मांडव धामनोद और महेश्वर से पहले आया। तकरीबन धामनोद से 10 किलोमीटर पहले मांडव आता है, 10 या 15 किलोमीटर, और महेश्वर से 25 किलोमीटर के आसपास। अगला प्रश्न है, इनका नाम नहीं, इनकी आईडी में भी सिर्फ L7 लिखा हुआ है। ये कह रहे आपका माँ नर्मदा परिक्रमा माध्यम से माँ नर्मदा की परिक्रमा करने की इच्छा हो रही है। मतलब कि वीडियो सिंपल मार्क की वीडियो देखने से इनके मन में भी माँ नर्मदा की परिक्रमा की इच्छा हो रही है। इनका कहने का तात्पर्य, कृपया मार्गदर्शन करें। अब देखिए प्रभु, इनका दूसरा प्रश्न है, क्या हम सितंबर माह में अमरकंटक जा सकते हैं? पंचधारा जाने का समय? देखिए, बिल्कुल जा सकते हैं, मगर बारिश का समय है तो थोड़ा आपको परिक्रमा में दिक्कत है, मगर बाकी घूमने के लिए जा सकते हैं कभी भी। और आपने जैसा कि कहा कि मार्गदर्शन कीजिए, देखिए मैं मार्गदर्शन करने ही बैठा हूँ। आपके जो भी प्रश्न हैं वो कमेंट के द्वारा व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। यथासंभव मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। अगला प्रश्न है श्री श्याम बिहारी चौबे जी का।
ये कह रहे मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ, मेरी उम्र 65 वर्ष है। मैं नर्मदा परिक्रमा का वाहन से परिक्रमा करना चाहता हूँ। यदि कोई ट्रैवल्स एजेंसी वाहन से परिक्रमा कर रही है तो उसका विवरण देने की कृपा करें। देखिए, ये प्रश्न भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें वाहन से परिक्रमा करनी है, मतलब बस से, तो हम कहाँ से करें, किससे करें। देखिए, इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ कि मेरा कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ का मुझे अनुभव नहीं है मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। और बहुत सारे वैसे ग्रुपों में आप हमारे सिंपल मार्क ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से, वहाँ पर भी आप अपनी प्रश्न रख सकते हैं ताकि कोई ना कोई जवाब दे देगा। दूसरी, अगर कोई ट्रैवल्स के द्वारा परिक्रमा करवा रहा है तो वो भी आपसे कांटेक्ट कर लेगा। अगर मैं प्रत्यक्ष किसी को बताऊं और वहाँ पर आपका अनुभव अच्छा ना हो तो वो उसका कोई मतलब नहीं है। जब मैं करूँगा किसी बस के द्वारा परिक्रमा और संभव हुआ तो मेरा जो अनुभव होगा उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि इस ट्रैवल से आप परिक्रमा कर सकते। वरना बहुत सारे मध्य प्रदेश में करवाते, गुजरात के भी बहुत सारे टूर्स और ट्रैवल्स एजेंसी वाले करवाते परिक्रमा, जो 20-22 दिन की होती है और तक किसी का, सबका अलग अलग का चार्ज अलग होता है, जैसी व्यवस्था होती है ऐसा चार्ज होता है, तो उसके द्वारा कर सकते हैं। अगला प्रश्न श्री देवीदास देशपांडे जी का। देशपांडे जी कह रहे नर्मदे हर वीरेंद्र भाई, मैं इस बार परिक्रमा करने का विचार है मेरा एक अलग किस्म का प्रश्न है परिक्रमा में फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी शूटिंग के बारे में। जैसे मोबाइल कैमरे की कैपेसिटी, मोबाइल स्टैंड कैसा पकड़ना, मोबाइल दंड को बांधते हैं क्या, वीडियो एडिटिंग करना, अपलोड करना, उससे संगीत कैसे ऐड करते, कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, ऐसी कुछ प्रश्न हैं, आप वीडियो में शामिल करके बताइए। नमस्कार। देखिए देश पांडे जी, बहुत अच्छी बात है कि जो परिक्रमा में निकलते हैं और वीडियोग्राफी करते हैं, जो परिक्रमा की सीरीज़ बनाते हैं और दूसरे लोगों को दिखा दे ताकि जो नहीं कर पा रहे वो घर बैठ कर एक मानसिक परिक्रमा भी कर ले, मैया के दर्शन कर ले। और दूसरी बात, जो नहीं जानती इस बारे में वो भी इस धार्मिक कार्य से जुड़े और उत्साह बढ़े और एक सरलता रहे कि देखिए ऐसी ऐसे होती है, ऐसे ऐसा वहाँ पर व्यवस्था, ऐसी ऐसी मतलब चलने के रास्ते, वो सब पता सके, वो बहुत अच्छी बात है। अब बताने के लिए बता दें कि मोबाइल कैसे पकड़ते। देखिए, एक ट्राइपॉड आता है, वो रख के हम ट्राइपॉड भी पकड़ सकते हैं। अगर वीडियोग्राफी करते तो इस प्रकार से हम मोबाइल को भी पकड़ सकते हैं। और उसके लिए आपको फ़ोन अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा। अगर सैमसंग का लेते तो बहुत अच्छी बात है, और तकरीबन 35 से 40 हज़ार का फ़ोन लोगे तो अच्छी वीडियोग्राफी होगी। बाकी साधारण फ़ोन से क्या फिर पिक्चर हिलते हैं, स्टेबलाइज़र नहीं आता तो पिक्चर हिलते, या वाइड एंगल नहीं आता जैसे वीवो के फ़ोन में, तो उसमें दिक्कत होती है। मैंने भी ये फ़ोन लिया था पहले, फिर इससे मज़ा नहीं आया तो मुझे सैमसंग का लेना पड़ा। तो अच्छी क्वालिटी का आप ले सकते। अब इसका नेगेटिव पॉइंट में मैं आपको बता देता हूँ। नेगेटिव पॉइंट इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि बार बार आपको मोबाइल चार्ज करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पावर बैंक लेके घूमना पड़ेगा जिसका वज़न 500 ग्राम से ऊपर का आता है। दूसरे भी बहुत सारे चार्जर वगैरह इक्विपमेंट दुनिया भर के लेके घूमना पड़ता है, ट्राइपॉड वगैरह। और दूसरा कि जहाँ भी आश्रम में जाएंगे तो बहुत से आश्रम में होता क्या है, सबकी अलग अलग मनसा है, तो वो अपने अपने तरह से सेवा करते, कुछ भी जो भी करते, तो उनको पता नहीं कुछ एलर्जी होती है वीडियो बनाने वालों से, तो वहाँ पे डांट भी सुननी पड़ती है। कुछ परिक्रमा वासियों के मुंह से भी सुनना पड़ता है कि देखिए वीडियोग्राफी करने निकल पड़ा है फलाना ठीक, या कोई कहते पैसा कमाने के लिए निकले जाए, जबकि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि जितना खर्च करते उतना निकाल नहीं पाओगे यूट्यूब से, पहली बात। और अब वो उस कंडीशन में कि अगर आपके वीडियो चलते हैं, अगर नहीं चलते तो बात ही अलग है, कुछ निकलने वाला नहीं है। और सबसे मतलब कि बेकार जो इसका है, क्योंकि वीडियोग्राफी पूरे दिन करते थक जाते हैं, नींद भी आती है, सब परिक्रमावासी सो जाते, तब हमें हैंड्स फ्री डाल के एडिटिंग करना पड़ता, और उस एडिटिंग में रात को 12-1 भी बज सकते हैं, कभी कभी 2 भी बजते हैं। और सुबह जल्दी उठ के सिर्फ अपनी नित्य कर्म करके, नित्य पूजा करके फिर से परिक्रमा की शुरुआत करनी होती है। और इस कारण से जब आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाएंगी तो रात को बार बार एडिटिंग करने की वजह से आंखें कमज़ोर हो जाती, जैसे कि मेरी होगी, और नंबर भी बढ़ जाते हैं। तो दूसरे व्लॉग की एडिटिंग करना वो सरल है क्योंकि घर पे होते हैं,
परिक्रमा में रोज़ के रोज़ 2-2 वीडियो एडिटिंग करने पड़ते हैं। अगर रिकॉर्डिंग हमने 3-3 4-4 घंटे का किया पूरे दिन का, तो कम से कम एडिटिंग करने में 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो ये दिक्कत है, फिर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से करना है। और एडिटिंग तो आप किसी भी ऐप से कर सकते हैं, मैं यूकट और VN से करता हूँ। आप भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, वहाँ से एडिटिंग कर सकते हो, और यूट्यूब पे देख सकते हैं, वहाँ पे सारी जानकारियाँ मिल सकती, किस तरह से एडिटिंग करना, किस तरह से अपलोडिंग करना है, तो आपको जानकारी हो जाएगी। अगली कमेंट है श्री भीखू भाई मोरबी। ये कह रहे हैं, इन्होंने गुजराती में कमेंट की है कि शूलपाणी जंगल में लाइट कहाँ मिलती है, मतलब मोबाइल चार्ज करने के लिए। तो देखिए, अगर मोबाइल शूलपाणी में हम घुसते हैं तो वहाँ पे बिजली की थोड़ी दिक्कत है। तो मोबाइल चार्ज करने के लिए, जैसे कि मैंने बता दिया, अगर नॉर्मली आप यूज़ करते तो छोटा सा पावर बैंक साथ में रख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। वीडियोग्राफी करने वाले को बड़ा रखना पड़ता है और वो भी कम पड़ता है। तो एक तो हीरा मामा के वाह बोरखेड़ी से आप अपना मोबाइल चार्ज करके निकले, फिर वहाँ से निकलते तो देखिए गोंगसा जाते हैं, बिजली का कोई मतलब नहीं, वहाँ पे वो सोलर से कुछ लाइटें जलती है, उनका काम होता है, मगर मोबाइल चार्जिंग का कोई पॉइंट नहीं है। वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो श्यामलेट जाते हैं, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था है। उसके आगे बादल जाते हैं, नगर सिंह के वहाँ पर भी है बिजली की व्यवस्था। फिर आगे कालू वर्मा के वहाँ जाते हैं दूसरे बादल में, तो वहाँ बिजली नहीं है, उनका भी सोलर से ही चलता है। शायद नकर सिंह के वहाँ भी बिजली है या नहीं, मुझे पूरा याद नहीं है, लगभग है, क्योंकि वहाँ पे वो आटा पीसने की चक्की लगभग चलाते हैं, तो वहाँ पर है। फिर बादल से आगे जाते तो अपने बादल के आगे तो फिर धाबरी आता, वहाँ पर भी बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर आगे भमाणा आता है, तो वहाँ पर भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि एक तो वहाँ पर अगर बिजली है भी तो दिक्कत ये है कि कभी भी बिजली चली जाती है, और दूसरी कि एक आध ही पॉइंट होता है चार्जिंग करने का, और परिक्रमा में मतलब कि सैकड़ों परिक्रमावासी आते तो सबको चार्ज करना होता है, तो वो भी दिक्कत होती है। तो वो हम तो क्या करते थे कि मैंने तो एक बोर्ड बना के रखा था, ताकि अगर एक पॉइंट है कहीं पर भी मिल जाए तो एक पॉइंट में लगा देते तो मेरा भी हो जाता था और एक्स्ट्रा दूसरे 2 व्यक्तियों का भी हो जाता था। तो एक प्रकार से वो सेवा भी हो जाती थी मोबाइल चार्जिंग की। तो फिर उसके बाद अपना सावरिया आता है, वहाँ से फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, राजबड्डी सावरिया, यहाँ से फिर बिजली आपको मिलती रहती है। अगला प्रश्न है श्री रमेश चौधरी गांधीनगर से। ये कह रहे नर्मदे प्रश्नोत्तरी वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा। इनका प्रश्न श्री वीरेंद्र सिंह जी, खंड परिक्रमा का संकल्प लिया हो और परिक्रमा में विराम लिया हो, यह विराम के दौरान मैया पार हो सकती है क्या? हम पहली बार दक्षिण तट की ओर से दूसरी बार उत्तर तट की परिक्रमा करना चाहते, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए रमेश चौधरी जी, जो खंड परिक्रमा के बारे में मैं कई बार बता चुका और वीडियो भी बना रखा है, फिर भी एक बार से बताता हूँ कि खंड परिक्रमा शास्त्रोक्त परिक्रमा नहीं है, पहले बता देता हूँ। ये एक मैया के सानिध्य में रहने की एक यात्रा है। मैया के किनारे किनारे हम सफ़र कर सकते हैं, तीर्थों के दर्शन करते हैं और जो भी अपने यहाँ पर साधना पूजा कर सकते हैं। तो जो शास्त्रोक्त नहीं है तो उसका विधान भी नहीं है। आप इसको किसी भी ढंग से कर सकते हैं। आप संकल्प ले ना ले कोई मतलब नहीं है, लेते बहुत अच्छी बात है। तो मैया से मन ही मन कहिए कि मैं जितनी मेरे से मतलब अनुकूलता होगी जैसी उस प्रकार से परिक्रमा करूँगा। उसमें आप अगर मैया को पार भी करते तो पहली बात कि हम परिक्रमा जब परिक्रमा ऐसी करते उसे परिक्रमा उठाना कहते, परिक्रमा करना नहीं कहते। मतलब कि हम मैया को परिक्रमा करवा रहे, हम मैया को ही मैया की परिक्रमा करवा रहे, इसीलिए मैया के जल की शीशी हम साथ में धारण करके चलते हैं। तो जहाँ से आप विराम लेते हैं वहाँ पे मैया का जल मैया में विसर्जित कर दीजिए और फिर पार करो ना पारो उससे कोई मतलब, फिर आप आराम से पार कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहते हैं कि आप एक तरफ की परिक्रमा करें फिर दूसरी करें, तो देखिए आप गांधीनगर में रहते हैं, आप ओमकारेश्वर से परिक्रमा करके
दक्षिण तट की पूर्ण करके आप उत्तर तट में जहाँ तक कर सकते वहाँ करके फिर रोक दीजिए, फिर वापस शुरू कीजिए तो पूर्ण कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपकी मतलब मैया को पार भी नहीं कर पाएंगे और आपकी खंड परिक्रमा भी हो जाएगी। अगली कमेंट है श्री विनोद भाई ठक्कर जी की। ये कह रहे हर वीडियो में आपका नाम और फ़ोन नंबर बताइए प्रभु जी। तो देखिए विनोद कुमार जी, डिस्क्रिप्शन में नाम, एड्रेस, नंबर सारी डिटेल दी हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं हर वीडियो का। अगला प्रश्न है श्री स्नेहल जोशी जी का। ये कह रहे हैं नर्मदे हर वीरेंद्र भाई, हम पति पत्नी आयु 58 से 65 2021-22 में पैदल परिक्रमा की है। हम अभी नवंबर 2025 में और पैदल परिक्रमा उठाना चाहते हैं। तो आपको विनती है कि यदि आपको मैया के तट से गांव में से कोई परिक्रमा रास्ता मालूम हो तो बताए, क्योंकि हम 58-65 वर्ष के हैं। इस आयु में मैया के तट से परिक्रमा कर नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा सा रास्ता कठिन है। तो आपको कोई परिक्रमा मार्ग मालूम हो तो कृपया करके बताइए। देखिए जोशी जी, ऐसी बात है कि मुझे वही मालूम है जिस रास्ते से मैं निकला, और वो अभी याद नहीं है। आप वीडियो में देख के वो रास्ते देख सकते हैं, दूसरा मुझे कोई रास्ता पता नहीं है। हाँ, जैसे निकलता वही मैं बताता अपने व्लॉग में कि यहाँ से निकला, इस प्रकार का मार्ग है। और तीसरी बात कि मैं पूर्व जानकारी से परिक्रमा में नहीं निकलता था। मेरा सीधा सा है, किताब रखता था और वो मैंने ली नहीं थी, शायद मैया ने दिलवा दी अपने आप। दोनों परिक्रमा में स्वयं ही वो किताब निःशुल्क मेरे को मिली थी। पहले जब निकला था तो हमारे सिंपल मार्ग परिवार के सदस्य श्री मीता बहन है, और माँ नर्मदा की जो परिक्रमा उसमें सेवा में बहुत उनका योगदान है, तो उन्होंने वो दी थी। दूसरी बात, जब निकला ओमकारेश्वर से, तो जो माँ रेवा सेवा कुछ संगठन के जो सदस्य है उन्होंने दे दी थी। तो इस प्रकार से दोनों बार मुझे वो सीमा दीदी वाली पुस्तक फ्री में निःशुल्क मिली थी, और उसको रखता था मैं सिर्फ इसीलिए कि ताकि गाँवों के नाम याद रहे। बाकी रास्ते आगे कहाँ आश्रम आएगा, कौन से रास्ते आएंगे, वो मैं स्थानीय लोगों से पूछ के ही आगे बढ़ता था। स्थानीय लोग है या फिर जहाँ आश्रम में रुकते सुबह निकलने से पहले आप वहाँ से जो आश्रमधारी है वहाँ से पूछ सकते, तो वो कम से कम 15-20 किलोमीटर का आपको आइडिया बता देते। फिर वहाँ बढ़े तो वहाँ से पूछ के आगे बढ़ सकते, वो सबसे उत्तम रहता है। अगला प्रश्न है श्री हेमंत चुड़ासमा जी का। ये कह रहे 2025 में आप या आपके कोई पहचान वाले परिक्रमा करने वाले हैं क्या? अब देखिए, ये ऐसे भी प्रश्न बहुत सारे हैं कि हम अकेले निकल रहे हैं, तो कोई आपकी जानकारी में कोई परिक्रमावासी जा रहा है वो बता दीजिए। जो अकेला निकलता है उसे ये रहता है कि मुझे साथी मिल जाएंगे, बहुत अच्छी बात है ये, और हर किसी का ये समस्या रहती है। मैं सभी को यही सजेशन देता हूँ कि आप मैया के भरोसे जाइए, और ओमकारेश्वर में जाओगे तो वहाँ से सैकड़ों की संख्या में परिक्रमावासी निकलते, और 1-2 दिन वहाँ रुकोगे तो सबके साथ में रहोगे, सबसे बातें करोगे, मिलोगे, तो आपके जैसे ही अकेले, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, बहुत सारे लोग परिक्रमा में निकलते। सबको एक दूसरे के साथ की आवश्यकता भी होती है शुरुआत के दिनों पर, तो वहाँ से कोई ना कोई साथी आपके अनुरूप मिल ही जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ से हम साथी समझ कर निकलते, वो साथ चलते नहीं। साथ कोई नहीं चल पाता, साथ वही चल पाता जिसके चलने की गति एक समान है, जिसके विचार एक समान है, वही परिक्रमा में ज़्यादा दिन साथ चल सकते। ज़रूरी नहीं कि पूर्ण परिक्रमा साथ में करें। तो यहाँ से साथी खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ोगे 1-2 दिन में आपको पूर्ण ख्याल आ जाएंगे कि साथी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रास्ते में परिक्रमावासी मिलते रहते। जहाँ आश्रम में रुकते वहाँ पे सैकड़ों परिक्रमावासी होते, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है श्री करण दंतालनी जी का, और ये कह रहे नर्मदे हर, क्या परिक्रमा करने से पहले चलने की प्रैक्टिस करनी होती है? तो देखिए करण जी, अब बहुत से लोग करते हैं, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है और चलना भी होता है, तो बहुत से लोग 4-6 महीने पहले अपने घर के आसपास चलते, और वो बहुत अच्छी बात भी है। उससे पैरों को थोड़ी सी जानकारी हो जाती है कि हमें चलने के रोज़ मतलब प्रैक्टिस हो जाती है आपकी भाषा में, तो अच्छी बात है। मगर मैंने तो नहीं की थी,
और उसके पीछे का रीज़न भी यही कि मैं प्रतिदिन कम से कम 5-8 किलोमीटर चलता ही हूँ इवनिंग वॉक के लिए या मॉर्निंग वॉक के लिए। तो शायद इसीलिए मुझे कोई अलग से प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और संभव हो तो करिए, बाकी रोज़ का 5 किलोमीटर चले तो वैसे भी व्यक्ति के लिए बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो चलते रहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं करते तो भी वहाँ से शुरुआत करिए, थोड़ा थोड़ा चलिए। अगली कमेंट है श्री सनेहल जी की, ये वापस से है, इनकी दूसरा प्रश्न है। ये कह रहे नर्मदे हर वीरेंद्र जी, आपको मैंने 3 दिन पहले एक सवाल पूछा था लेकिन आपका रिप्लाई नहीं आया। मांडवगढ़ उतरने का दूसरा सादा रोड मार्ग है या नहीं? क्या मांडवगढ़ उतरने का वो एक ही रास्ता है? मांडवगढ़ के रानी रूपमती महल के अंदर जाने से पहले राइट बाजू में जो रास्ता जाता है वो ही मांडवगढ़ उतरने का कोई सादा मार्ग है या दूसरा है तो प्लीज़ बताइए। देखिए जोशी जी, मांडवगढ़ से जो पैदल परिक्रमावासी जाते हैं वो रानी रूपमती के जो महल है वहाँ से जो नीचे पगडंडी के द्वारा जाता है वो काफ़ी कठिन मार्ग है। मुझे इतना कठिन नहीं लगा शायद, क्योंकि मैंने कठिन मतलब कभी परिक्रमा मार्ग में जो यात्रा आई उसे कठिन समझा ही नहीं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। बाकी वो इतना मतलब उतर एकदम खड़ी चढ़ाई है, तो वहाँ से उतरना मतलब घुटनों में दिक्कत आ जाती है और बच्चे अच्छे लोग वहाँ पे मतलब उनके पैर कांपने लगते हैं। और पैदल मार्ग का वही मार्ग है जो वाहन से करते उन्हें वापस रिटर्न जाना पड़ता है और धामनोद वाला सड़क मार्ग पकड़ना पड़ता है। तो अगर पैदल जाते तो दूसरा मार्ग लेना आपके लिए मतलब संभव ही नहीं है, क्योंकि वापस जाओगे काली बावड़ी होकर और फिर धामनोद वाला मार्ग लोगे, तो अगर आप उतरने में अगर आपको दिक्कत है तो आपको दूसरा मार्ग भी एक मैं आपको सजेशन बता सकता हूँ कि आप सीधे सीधे धामनोद ही निकलिए, फिर मांडव मत जाइए। और फिर भी आपके मन में ऐसा रहता है कि मांडव जाना सिर्फ दर्शन के लिए, तो वहाँ से जा सकते हैं। बाकी आप चाहते हैं कि हम फिर से रिटर्न से ही निकले, तो फिर वो जो रानी रूपमती का ये जो मतलब वहाँ पर रेवा कुंड है उसको पार न करने वाली जो थ्योरी है उसका तो भंग ही हो जाता है। तो फिर मांडव जाए या ना जाए, अगर दूसरे मार्ग से जाते वापस रिटर्न आके जाना है तो मांडव जाने से कोई मतलब भी नहीं है। क्योंकि मांडव लोग इसीलिए जाते हैं कि मांडव में जो रानी रूपमती के लिए कहते हैं, एक मान्यता है कि मैया प्रकट हुई थी उनके एक स्विमिंग पूल में, एक कुंड में, तो इसीलिए उसको परिक्रमावासी पार नहीं, बीच में से नहीं निकलते, उसको ऐसे पार करके मांडव से नीचे उतरते, इसीलिए मांडव जाते हैं। और हमें रिटर्न ही आना तो मतलब ही नहीं है, तो मांडव जाने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। तो आप सीधे धामनोद निकल जाइए तो आपका 40 किलोमीटर का सफ़र भी बच जाएगा। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न और भी बाकी है जिन्हें आने वाले वीडियो में लेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो को विराम देते, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर, धन्यवाद।